Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the blood pressure, regulation of blood pressure, how the blood pressure is regulated, what are the factors which are responsible to regulate the blood pressure. All these things we are going to study. So let's start with the topic. First we will discuss about the definition of blood pressure. So what is the definition of blood pressure? Blood pressure is the force exerted by the blood against the wall of blood vessels. So blood pressure, that means blood pressure क्या होता है, ये फोर्स है, ठीक है, जो ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है. ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड फ्लो के टाइम पर ब्लड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिस वजह से ब्लड फ्लो हो पा रहा है, ठीक है, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट इज two measurements, that means blood is measured by the two measurements technique. Okay, so in the blood pressure two types of pressures are there. Okay, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. So what is systolic blood pressure? So systolic blood pressure is force exerted by arterial walls during systole. Okay, it is the maximum pressure during ventricle contraction. ओके, दैट मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स है जो आर्टरीज के द्वारा, आर्टीरियल वॉल्स के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है सिस्टोल के टाइम पर. सिस्टोल दैट मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स में, ब्लड वेसल्स आर्टीरियल वॉल्स में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ब्लड के द्वारा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोल दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. And diastolic blood pressure is the force exerted by blood against arterial wall during diastole. That means relaxation. So during the relaxation of the ventricles, ठीक, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, आर्टीरियल वॉल्स में ड्यूरिंग डाइस्टोल, दैट मीन्स जब वेंट्रिकल्स जो है, इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स. दैट मीन्स जब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स्ड हो रहे हैं उस टाइम पर जो मैक्सिमम प्रेशर ब्लड के द्वारा आर्टीरियल वॉल्स में एक्सर्ट किया जा रहा है उस प्रेशर को हम बोलते हैं डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर. लेट्स सी what are the units by which blood pressure is measured. So unit of measuring blood pressure is mmHg. Okay, I think you are familiar with this. That is 120 by 80 mmHg. Okay, is the normal blood pressure. So here unit is mmHg. Okay, जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, है ना, मीटर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, यूनिट है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट्स दिए गए. उसी तरह से प्रेशर को मेजर करने के लिए mmHg, ठीक है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ये यूनिट दिया गया है, ठीक है. सो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो mmHg. mm दैट मीन्स मिलीमीटर्स, hg दैट मीन्स हाइड्राजीरम. हाइड्राजीरम इज द केमिकल नेम फॉर मर्क्यूरी. ओके, सो यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज mmHg. Normal blood pressure in humans is 120. In normal individual 120 by 80 mm of Hg is the normal blood pressure, ठीक है. Here systolic pressure is 120. अब 120 by 80 mm Hg जो है उसमें 120 जो है, ठीक है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. सिस्टोलिक प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड 80 जो है, ठीक है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर काउंट करते हैं. डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg. So what is the normal blood pressure in human beings? In individuals adult and above is 120 by 80 mmHg. एंड पल्स प्रेशर इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. और जो पल्स प्रेशर जो होता है, ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, ये जो डिफरेंस जो आता है प्रेशर में, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो एक डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम पल्स प्रेशर बोलते हैं, ठीक है. नॉर्मली द पल्स प्रेशर इज 40 mmHg. नॉर्मली पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg. Next, physiology of blood pressure. Okay, so cardiac output, main
physiology of blood pressure is cardiac output. So what is cardiac output? It is the amount of blood ejected by heart in 1 minute. Okay, 1 minute की ड्यूरेशन में जितना ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स हार्ट से जितना ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट में, उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं. ठीक. सो कार्डियक आउटपुट इज मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके, इनटू हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ओके. So what is stroke volume? Stroke volume, that means it is the amount of blood ejected by heart in one cycle. That means one cardiac cycle में 0.8 seconds के जो cycle है, ओके, वन कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड जो है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट जो पंप कर रहा है, ठीक है, वन कार्डियक साइकिल में हार्ट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है. तो नॉर्मली कितना पंप करता है हार्ट या कितना इजेक्ट करता है ब्लड वन कार्डियक साइकिल में? 70 to 80 ml ऑफ ब्लड जो है वो वन कार्डियक साइकिल में इजेक्ट होते हैं या पंप होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके. सो हियर कार्डियक आउटपुट, हाउ वी विल काउंट द कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट, एक फॉर्मूला इज गिवन हियर. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ओके. सो स्ट्रोक वॉल्यूम, वी नो अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम. Normal stroke volume in human beings is 70 to 80 ml of blood. Okay, so stroke volume is approximate if we are taking 70. Okay, and heart rate, that means the beat. Okay, heart beat per minute, the heart's beat or the pulse rate you can say. So normally 72 if we are taking the heart rate, okay, in 1 minute. So what will be the cardiac output? That will be 70 into 72. So normally approximately we will get something 5040 ml. Okay, so in one cardiac cycle, cardiac output we will get 5040 ml of blood is pumped. Next is peripheral vascular resistance. So what is peripheral vascular resistance? Peripheral, that means it is related to our periphery part of the body. Periphery, that means our limbs, upper limbs, lower limbs, that means our hands and our legs. Vascular, that means the blood vessels which are present in our periphery, that means in legs, in hands. Resistance, that means one kind of obstruction. Okay, so what is peripheral vascular resistance? It is the resistance to the blood flow determined by the tone of vascular muscles. Okay, and the diameter of blood vessels is smaller. Okay, diameter of blood vessel, that means resistance to the blood flow is determined by the tone of vascular muscle. That means जो blood flow होने में जो भी obstructions आ रहे हैं या जो भी थोड़ा बहुत जो भी रुकावट आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो आता है, रुकावट जो आता है ब्लड फ्लो होने के लिए, वो मसल्स, ठीक है, वस्कुलर मसल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लड वेसल्स का डायमीटर कितना है. ठीक है, हमने पढ़ा है ब्लड वेसल्स, वेन्स का डायमीटर, आर्टरीज का डायमीटर, कैपिलरी, सबके हमने डायमीटर पढ़े हैं. ठीक है, तो ब्लड वेसल का डायमीटर कितना है, ठीक, वो कितना चौड़ा है, उस वो भी डिपेंड करता है. ठीक है, कि ब्लड फ्लो किस तरह से हो रहा है, उसमें कुछ रुकावट आ रही है तो इसमें किस तरह से ब्लड वेसल्स डिपेंड करता है डायमीटर. स्मॉलर द ल्यूमेन ग्रेटर द रेजिस्टेंस. दैट मीन्स ल्यूमेन हमने डिस्कस किया था. ल्यूमेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बीच का जो हॉलो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. ओके, सो स्मॉलर द ल्यूमेन ग्रेटर द रेजिस्टेंस. दैट मीन्स ल्यूमेन जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, ओके, दैट मीन्स जो भी कैविटीज़ है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एक कैविटी और जो हॉलो पार्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स ल्यूमेन. ब्लड वेसल्स में जो ल्यूमेन प्रेजेंट है उसका डायमीटर जितना स्मॉल होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर राइजेस. दैट मीन्स इस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ल्यूमेन छोटा है और ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा ब्लड को प्रॉपरली फ्लो होने के लिए, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो राइज होता है. ठीक, दैट इज़ वाई वैसो कॉन्स्ट्रक्शन लीड्स टू एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. इसलिए जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ब्लड वेसल जब
कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड वेसल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, ल्यूमेन छोटा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड को फ्लो होने के लिए जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो वो फोर्स जो लगाता है वो ज़्यादा लगाता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन डेली एक्टिविटीज़ वी हैव सीन दी पाइप, ओके, वाटर पाइप, जो पाइप हम यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए, ठीक है, वो पाइप को अगर आप दबाओगे, ठीक है, तो आप समझ जाओ वो पाइप जो है वो हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, और उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो हमारा ब्लड है, ऐसा समझो। ठीक है, जब हम पाइप को दबाते हैं दैट मीन्स हम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं। उसी तरह से ब्लड वेसल्स भी जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो जब आप पाइप को दबाते हो तो आप देखोगे फोर्सफुली जो है वो वाटर फ्लो होता है, फोर्स लगता है, उसका फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एकदम फोर्स से जो है वो ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ब्लड फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, वो फोर्सफुली होगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम। एज सुन एज द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, आर्टेरियल वॉल में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई गिविंग इंट्रावेनस फ्लूइड इन हाइपोटेंशन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ठीक, इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब आपने देखा होगा ड्रिप चढ़ाया जाता है, जो बॉटल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट को हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन हमने डिस्कस किया है कि जब ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, नॉर्मल से कम हो गया है, तो उनको अगर हम इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हैं, मान लो हम NS ही दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन ही हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब उनके वेन्स में जो ब्लड जो फ्लूइड जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो वेन्स में जा रहे हैं डायरेक्टली, तो वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहे हैं, तो ब्लड फ्लो जो है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लूइड हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं और वो फ्लूइड कहाँ जा रहा है, वेन्स में जा रहे हैं, वेन्स में जा रहे हैं तो ब्लड प्रेजेंट है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, वो इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हम इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं हाइपोटेंशन पेशेंट को, जिनका ब्लड रहता है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहता है, उन पेशेंट को जब हम इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, और अगर ये देखा गया है कि हेमरेज है या ब्लीडिंग है, हेमरेज मतलब ब्लड वेसल्स में किसी तरह का डैमेज हो गया, कट्स हो गए, तो वो हेमरेज का कंडीशन डेवलप होता है, मतलब ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकलते जा रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, बाहर जा रहा है पूरा ब्लड, तो बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो जाएगा, इसलिए जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो भी फॉल हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। Next is blood pressure basically depends upon cardiac output and the peripheral vascular resistance. As we have studied about the cardiac output, that is cardiac output equal to stroke volume into heart rate, and peripheral vascular resistance means the obstructions which are occurring from the periphery or by the blood vessels. Blood pressure इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट प्लस पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ब्लड प्रेशर को जब हम काउंट करते हैं तो किस तरह से काउंट कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट प्लस पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। सो हियर कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो इफ क्लाइंट है 72 हार्ट रेट, ओके, अगर क्लाइंट का हार्ट रेट या पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है, तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा पेशेंट का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमको पता है 70 to 80 ml होता है। ठीक है, तो 70 अगर हम लेते हैं इंटू 72 हार्ट रेट, ठीक है, तो कितना होगा, 5040 ml होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। ब्लड प्रेशर में इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इन ब्लड वेसल एज वेल एज बाई इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और हार्ट रेट भी जब इंक्रीज होता है तब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं।
नेक्स्ट इज सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज एज ग्रुप। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो सकता है। सो एज कैसा रहता है, ब्लड प्रेशर वेराइज थ्रू आउट द एज। ठीक है, पूरे एज ग्रुप में जो है ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। एज एज इंक्रीज है, जैसे जैसे एज जो है पर्सन का इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, दैट मीन्स उम्र जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, रेजेस। ओके, मान लो इन्फेंट का ब्लड प्रेशर है। ठीक है, इन्फेंट दैट मीन्स 0 to 1 ईयर का अगर चाइल्ड है, ठीक है, बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक के चाइल्ड को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो अगर इन्फेंट है, अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 65 to 115 उसका सिस्टोलिक होता है, एंड डायस्टोलिक जो है वो 42 to 80 mmHg होता है इन्फेंट का ब्लड प्रेशर। और अगर 7 ईयर्स का चाइल्ड है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, 87 to 177 सिस्टोलिक होता है, एंड 48 to 64 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल अडल्ट में 120/80 mmHg जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। ओल्डर पीपल में सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, उनमें जो है सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, ठीक, विथ डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी साइज एंड ओबेसिटी। अब बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग या फिर ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापा। ठीक है, बॉडी का साइज और ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापा। ठीक, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एज द बॉडी साइज इंक्रीजेज, जैसे ही बॉडी साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, इंक्रीज होने लगता है। बीपी ऑल्सो फ्लक्चुएट, बीपी में भी चेंजेस आने लगता है। हैवियर एंड टॉलर चाइल्ड हैव हाइयर ब्लड प्रेशर देन द स्मॉलर चाइल्ड ऑफ सेम एज। ठीक, तो ये देखा गया है कि जो चाइल्ड थोड़ा सा मोटा होता है, हेल्दी होता है और लंबा होता है, टॉलर होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर चाइल्ड ऑफ सेम एज। दोनों का उम्र सेम है, लेकिन एक चाइल्ड जो है वो मोटा है, थोड़ा हैवियर है, थोड़ा हेल्दी है और टॉलर है, दूसरा चाइल्ड जो है पतला है और स्मॉल है हाइट में। ठीक है, तो दोनों का जो ब्लड प्रेशर होगा वो चेंज रहेगा। हैवियर और टॉलर चाइल्ड का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, जो छोटा है और जो पतला है उसके चाइल्ड, उस चाइल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन दोनों का एज जो है वो सेम है। तो इस तरह से वेरिएशंस होते हैं एज के अकॉर्डिंग और बॉडी साइज के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट इज इमोशंस एंड स्ट्रेस। ठीक है, पर्सन का इमोशन, ठीक है, उसका जो वो कितना भावुक है, वो कितना स्ट्रेस में है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के लिए। तो एंजाइटी है, अगर पेशेंट को किसी तरह का घबराहट हो रहा है, ठीक है, एंशियस है, फियर है, अगर उसको डर लग रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है किसी बात को लेकर के, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट एक्साइटेड। तो इन सारी वजह से क्या होता है, हमने जो पढ़ा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो डिवाइडेड है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, जिस वजह से क्या होगा, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है अपने आप इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, है ना, हम लोग बोलते हैं अपने मम्मी पापा को, अब खासकर अपने दादा दादी को जो ओल्डर एज के हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए वरना बीपी हाई होता है ना। तो इसी वजह से होता है कि एंजाइटी में, घबराहट में, डर में या बहुत ज़्यादा पेन में है या किसी टेंशन में है, इस वजह से क्या होता है, अगर कोई पर्सन टेंशन में है, डर है या उनको दर्द में है, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, तो हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ना। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उसमें दबाव पड़ने लगता है, ठीक है, पतले होने लगते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो
बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से ब्लड बहुत फोर्सफुली फ्लो होगा और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर। अब जेंडर किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर में? आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जैसे ही 13 to 14 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी स्टेज आता है। ठीक, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल्स चाइल्ड में जो है बहुत सारी फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, जैसे मेल तो उस टाइम पर उस स्टेज में क्या होता है कि जैसे फीमेल्स में है मिनार्च, दैट मीन्स मेंसेस पीरियड्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मेल्स में है जो बियर्ड मॉस्टेचेस आने लगते हैं, दैट मीन्स उनमें दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। ठीक है, इसको हम बियर्ड और मॉस्टेचेस बोलते हैं। एंड मेल्स में क्या होता है, वॉइस जो है, ठीक है, लड़कों में आपने देखा होगा वॉइस जो है चेंज होने लगता है। तो ये कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज में, मतलब 13 to 14 ईयर्स के बाद ये जो फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, इसी को हम प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टेज, आफ्टर द प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है? मेल हैव हायर ब्लड प्रेशर। ये देखा गया है कि जो मेल होते हैं, ठीक है, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में ब्लड प्रेशर कम रहता है। बट आफ्टर मेनोपॉज, लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज क्या होता है? जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है। ठीक है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स लिया गया है, 42 to 45 ईयर्स में जो है वो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो फीमेल्स जो है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, वुमन टेंड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। वुमेंस का जो रहता है ब्लड प्रेशर हाई रहता है और मेल्स का ब्लड प्रेशर जो है वो सेम रहता है, उनमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज के बाद फीमेल्स में ब्लड प्रेशर कम रहता है, मेल्स में ज़्यादा रहता है। लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद, दैट मीन्स जब पीरियड बंद हो जाता है, तब फीमेल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और मेल्स में कभी कोई चेंजेस आता नहीं है। नेक्स्ट, एथनिसिटी। ठीक है, मतलब जिस कंट्री से या जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं पर्सन्स, उसे हम एथनिसिटी बोलते हैं। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें हायर इंसिडेंस रहता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है अफ्रीकन अमेरिकन्स में, और यूरोपियन अमेरिकन्स के कंपैरिजन में जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। नेक्स्ट इज डाइट। ठीक है, डाइट दैट मीन्स जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, पर्सन जो भी खाना खाता है, जो भी फूड इनटेक करता है, वो भी उसका भी डिपेंड करता है उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो पीपल टेकिंग डाइट रिच इन सॉल्ट एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग हायर ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है घर में, ठीक है, आपने भी सुना होगा, बोलते होगे कि नमक कम खाना चाहिए, सॉल्ट इनटेक कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉल्ट में क्या रहता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, सोडियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेनली सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्रेजेंट रहता है। अगर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा हम लेते हैं, सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है, तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए डाइटरी पैटर्न, दैट मीन जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसलिए हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए और सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। ठीक है, जितना नॉर्मल है उतना लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करने के लिए, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा लेते हैं तो। ठीक, कोकेन जो है, ठीक है, कोकेन यूज़ ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। ठीक है, कोकेन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक तरह का ड्रग होता है। ठीक है, मेडिसिन ड्रग होता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैफीन जो है, इनटेक ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। कैफीन जो है ये किस में प्रेजेंट होता है, आपके ये चॉकलेट्स हो गए, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, एंड टी हो गया। ठीक है, इन सब में क्या प्रेजेंट रहता है, कैफीन। ठीक है, कैफीन भी एक सब्सटेंस होता है। ठीक, ये कैफीन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का इंटेक जो है, मतलब इन सारी चीज़ों का फूड इंटेक जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर में? ड्यू टू निकोटीन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। स्मोकिंग में मेनली स्मोकिंग जो है वो टोबैको से होता है ना, बीड़ी पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मेनली निकोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, निकोटीन भी एक तरह का हार्मफुल
ये ड्रग्स है, ठीक है, सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या करता है, निकोटीन क्या करता है, ब्लड में जब भी डिजॉल्व होने लगते हैं, ठीक है, तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, ठीक है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, उनमें जो रहता है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहता है, हेल्प्स इन कीपिंग बीपी नॉर्मल, इसलिए बोला जाता है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, या मेडिकेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल मेंटेन रहता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज भी होता है अगर ज़्यादा बढ़ चुका है तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, डाईयूरिनल वेरिएशंस, ठीक है, डाईयूरिनल दैट मीन्स दिन या रात किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर में। सो यूजुअली पर्सन हैव लो बीपी इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो ये देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह जो है पर्सन का जो बीपी है वो कैसा रहता है, वो लो रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे दिन आगे होने लगता है, जैसे आफ्टरनून में या इवनिंग में, ठीक है, तो बीपी क्या होता है, ग्रेजुअली राइजेस एंड पिक्स इन इवनिंग, और इवनिंग में बीपी जो रहता है वो इंक्रीज रहता है, और मॉर्निंग के टाइम पे बीपी जो रहता है वो लो रहता है, ठीक। मेडिकेशंस, अब कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेडिकेशन सच एज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऑल दीज थिंग्स यू विल स्टडी डिटेल्ड इन दी फार्माकोलॉजी। सो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जैसे डाइक्लोफेनिक हो गए, ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आते हैं, ठीक है, एटिनॉल आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हाइपरटेंसिव ड्रग्स आते हैं, ठीक है, जो ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है उनको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, केमिकल्स जो है सच एस एपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन है, ठीक है, एडीएच ये भी हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये भी एक तरह का सब्सटेंस, एक हार्मोन है, ठीक है, ये सब क्या हेल्प करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एडीएच, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये सब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट होता है, इंक्रीज हो जाता है, और हिस्टामिन जो है, किनिन्स जो है वो वैसो डायलेशन का काम करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, फैलाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह से केमिकल्स भी, हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज। Next is regulation of blood pressure. Okay, so vasomotor centers has main role in regulating blood pressure. Okay, so कुछ vasomotor centers present होते हैं ब्रेन में, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, एंड कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं आर्टीरियल सिस्टम में, जो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ये रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं ब्लड वॉल्यूम को लेकर के एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन को लेकर के। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होता है, ये कीमो रिसेप्टर, बेसो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें ब्लड में जो केमिकल कंपोजिशंस है उसमें जो भी चेंजेस आता है उससे भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये रिसेप्टर्स, ठीक है, और बॉडी में जो है इनका काम स्टार्ट हो जाता है, ये सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स को हो गए, ठीक है, तो या फिर अपने नर्वस सिस्टम में हो गए, इम्पल्सेस सेंड करते हैं, जिस वजह से अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो डिक्रीज करने में हेल्प होता है बॉडी को, या डिक्रीज है तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट, दीज रिसेप्टर्स एंड इम्पल्सेस टू वैसोमोटर सेंटर विच में कॉज वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन टू कीप बीपी इन नॉर्मल लिमिट्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, वैसो कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो ये रिसेप्टर्स है ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और किसको सेंड करते हैं, वैसोमोटर सेंटर को, जो ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये फिर किस में हेल्प करते हैं, वैसोडाइलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो वैसोडाइलेशन करते हैं, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली हो सके और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सके, या फिर ब्लड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर एकदम ही ज़्यादा लो हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए ब्लड वेसल्स को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट इज अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, अब ब्लड प्रेशर में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, हाइपरटेंशन दैट मीन्स इंक्रीज्ड और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन दी
पर्सन, ठीक है। सो इसमें कैसे होता है, एलिवेटेड सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है एटलीस्ट फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव विजिट्स, ठीक है। अगर तीनों बार अगर हम 3 बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो उनका 190/140 mmHg अगर पर्सन का आता है ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज्ड है, तब हम डायग्नोस कर सकते हैं, कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर बीपी जो है वो फॉल हो जाता है, बीपी फॉल्स बिलो नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। अगर नॉर्मल लिमिट्स दैट मीन्स 120/80 से और नीचे हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स टू 90 mmHg और बिलो। अगर सिस्टोलिक प्रेशर है वो 90 mmHg से भी कम हो जाता है, तब हम कंसिडर करते हैं, डायग्नोस करते हैं हाइपोटेंशन, दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पॉस्चरल हाइपोटेंशन, दैट मीन्स पॉस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, पर्सन के, पेशेंट के पॉस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सिटिंग पोजीशन पे है, वो लाइंग पोजीशन पे है, या फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है, अपराइट पोजीशन पे। ये सारी चीज़ें, पर्सन का जो पोजीशन है वो भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। सो सडनली ब्लड प्रेशर फॉल और फॉल ऑफ नॉर्मोटेंसिव क्लाइंट, ओके, सडनली ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाता है ऑफ नॉर्मोटेंसिव क्लाइंट वाइल राइजिंग टू अपराइट पोजीशन, ठीक, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वो सडनली फॉल होता है, ठीक है, अगर क्लाइंट जो है वो अपराइट पोजीशन से, ठीक है, अगर अचानक से वो सिटिंग पोजीशन में और अचानक से वो खड़े होता है, ठीक है, अपराइट पोजीशन में आता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉल होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो जो पोजीशन डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। हम सिटिंग पोजीशन में अगर ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो हमको थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलेगा, लाइंग पोजीशन में करेंगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो भी थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पोजीशन भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ओके। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। सो इट इज़ मेजर्ड बाय इन्वेसिवली, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनसाइड द आर्टरी, ठीक है। तो क्या किया जाता है पेशेंट्स में, अगर हम नॉन इन्वेसिव से अगर हम मेजर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली ब्लड प्रेशर हमको नहीं मिलता है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, इन्वेसिव टेक्निक, दैट मीन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी में, दैट इज़ इन्वेसिव टेक्निक, ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करके। सो एक कैथेटर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आर्टरी में, पेशेंट के आर्टरी में, तो हमको डायरेक्ट ब्लड प्रेशर हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक, दैट मीन्स इनडायरेक्ट मेथड से हम पैल्पेट करके करते हैं, ठीक है, मेनली जो है हम पैल्पेशन और एस्कल्टेशन से करते हैं, ठीक है। दिस यू विल स्टडी इन द नर्सिंग फाउंडेशन, दी फिजिकल एग्जामिनेशन। पैल्पेशन दैट मीन्स हम फील करते हैं, ठीक है, पैल्पेट करते हैं, फील करके, पल्स रेट को फील करके। एस्कल्टेशन दैट मीन्स सुनना बाय हियरिंग, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम जो हियर करते हैं हम उसको बोलते हैं एस्कल्टेशन, ठीक। सो हम नॉन इन्वेसिव मेनली हम जो है वी नर्सेज मेनली यूज दी नॉन इन्वेसिव इनडायरेक्ट मेथड टू यूज or to measure the blood pressure in the patient, okay। it is the best for nurse to measure blood pressure by auscultation, ठीक है। नर्स जो है हम जो है वो auscultation मेथड से, पैल्पेशन मेथड से हम अच्छे से ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। So here is the instrument through which you are measuring the blood pressure. Many kind of instruments are there for measuring the blood pressure. Here you can see Android sphygmomanometer, okay, see round shape, you can see in the nursing foundation it is available, okay। So these device, okay, this BP blood pressure device sphygmomanometer, okay, mainly we are saying sphygmomanometer is the device used for measuring the blood pressure, okay। In local we are telling BP apparatus, but its medical term it is sphygmomanometer, okay। Blood pressure device or measuring of blood pressure device is known as sphygmomanometer, okay। So there are various devices, okay। So here is Android, okay, Android sphygmomanometer, it looks like a clock, okay। Next is automated BP device, you can see this device in nursing foundation lab। So it is the automatic, okay, you have to not do anything, okay, you just have to place the cuff and automatically this
instrument is showing the labelings. Okay, this is the automated BP device. Next is simple mercury sphygmomanometer. You can also see this in the nursing foundation lab. It is the mercury sphygmomanometer. Here mercury metal is used, okay, because it is sensitive to temperature. Okay, that's why mercury is used, sensitive to pressure, that's why it is used to measure the blood pressure. It is simple mercury sphygmomanometer. So these are the different types of sphygmomanometer or BP apparatus through which we can measure the blood pressure. So a general idea I am giving you how the blood pressure is measured, and in detail procedure you will study in nursing foundation. So firstly you can see in the A, okay, in A you can see brachial artery. Okay, it is the brachial artery. You can see in your hand position, hands, it is the brachial artery, and blood pressure 120 systolic and 70 diastolic to be measured. Okay, after that in B you can see the cuff. Okay, blood pressure cuff, you can see cuff is placed, okay, cuff is placed in the arm, okay, in the arm position, and that cuff is attached with the rubber cuff, inflated, okay, inflated with air, which we are pressing, that is known as inflation. Okay, inflated with air. Then this cuff, okay, this cuff measures in above 120, no sounds audible. When we are auscultating, okay, when we are hearing the sound, so in the starting above the 120 we will not get any sound in the stethoscope. Okay, and next in the C you can see pressure in cuff below 120, okay, but above 70. Okay, above 70 and below 120 you can hear the sound. Okay, you can hear the sound. Sounds are audible in stethoscope. So in D you can see pressure in cuff below 70, no sounds is audible, and in below 70 when the pressure will come, then you will not able to hear any kind of the sound. So like this the measurement is done. So in the above or below 120 to 70 when the sound is heard, that is your systolic pressure, and when you are not hearing any kind of sound, approx if it is below 70, that is your diastolic. So here you can say your blood pressure measured is 120 by 70. Okay, so like this we are measuring the blood pressure. So variations in blood pressure are also there. Human normal range is variable, that is 120 mmHg is systolic pressure, 80 mmHg is diastolic pressure. And in hypotension patients whose blood pressure is low systolic, that is below 110 mmHg or 90 mmHg is considered, and often associated with illness. If other any kind of illness or diseases is there, that is also considered. And in hypertension, high systolic, when we are telling hypertension or high blood pressure, when the systolic pressure is 140 mmHg, above 140 mmHg, and it can be dangerous if it is chronic. Okay, so these are the variations in blood pressure. So thank you dear students. I hope you have understood about the blood pressure, its factors which are affecting the blood pressure, and how the regulation of the blood pressure is done, and how we are measuring the blood pressure. So thank you so much.